औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जरूर रिज़्क़ का। हम किसी को पूछते हैं वो तेरी ही बात करते हैं। हमको सीधे रास्ते चला रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ताकि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और न बहके हुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome all of you in the third lecture of electromagnetic field theory. ये कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि लेक्चर आप स्टूडेंट्स हैं कि आप लेक्चर उर्दू में कंडक्ट कर लें, तो हम कुछ लेक्चर जो है उर्दू में कंडक्ट कर लें तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की जो कंपोजिशन या पार्ट्स डिवीजन जो हमने देखी है वो हमने ये आपसे डिस्कस किया था कि इसमें हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। अभी जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, चार्ज और इंचार्ज पार्टिकल्स, एटम स्ट्रक्चर और इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की थी। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमेना डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर बेस्ड करते हुए गॉसेस थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कस करेंगे। गॉसेस ने भी ये बात की थी। इसकी प्राइमरी वर्जन को अगर हम डिस्कस करें कि गॉसेस लॉ क्या था, तो गॉसेस लॉ के हिसाब से या उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता हूँ कि गॉसेस लॉ क्या होता है। तो गॉसेस लॉ के हवाले से आज हम डिस्कस करें तो गॉसेस लॉ जो आपका होता है ये एक सिंपल टेक्निक है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितने एरिया में से पास होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितने, अब ये देख रहे हैं एक एरिया है और ये एक पैच का एरिया है। पैच मीन्स एक टुकड़ा हिस्सा किसी चीज़ का। तो ये एक स्फीयर है बेसबी किस्म, जिसके एक छोटे से हिस्से को जिसे हम पैच कहते हैं अखज़ करते हैं, और उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लो हो रही होती है उसे ई से रिप्रेजेंट करता है। सो जितने एरिया में से इसके एरिया को डेल्टा ए कहा गया है। अब एरिया ऑफ दी स्फीयर निकालने का फॉर्मूला और उसका एस्पेक्ट आप सब लोगों को पता हो, तो हम जस्ट स्फीयर के एरिया पे नहीं किसी भी पर्टिकुलर एरिया को बता रहे हैं, क्योंकि ये पैच ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकती है। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो गॉसेस लॉ को समझने से पहले मुझे आप लोगों को ये बताना होगा कि फ्लक्स क्या चीज़ होती है। तो electric flux is the product of electric field intensity and the particular area by which the electric lines of forces are passing through from it. So the whole phenomena become electric flux. तो जितने एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस गुजर रही होती हैं वो उसका फ्लक्स कहलाती है। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ इसके बाहर से भी गुजर रही होंगी, लेकिन वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पर्टिकुलर एरिया जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें से गुजरे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फ्लक्स कहते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द रिस्पेक्टिव एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा फाई एंड इट इज मेजर इन वेबर। वेबर एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसके नाम से इसको अखज़ कर दिया गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन ये होती है। अच्छा, अब आते हैं गॉसेस लॉ की तरफ। तो द टोटल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इज इक्वल, बराबर होता है टू द चार्ज इनक्लोज्ड, तो उसके अंदर से गुजरने वाला चार्ज जो कि इनक्लोज यानी उसके अंदर जो मौजूद होता है, डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गॉसेस लॉ का है। तो फ्लक्स को हमने दो हिस्सों या दो नज़रियों से देखा कि फ्लक्स जो है वो प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। और इटसेल्फ गॉसेस लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज और परमिटिविटी के रेशियो के बराबर ही फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, तो वो चार्जेस कहाँ से आते हैं? चार्जेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, हमें ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती कहाँ से? तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ ये बात कि चार्ज अगर एक बॉडी है या एक पर्टिकुलर चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट नेगेटिव चार्ज किसी रीजन में रखा हुआ है, तो उससे जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस गुजर रही होंगी, निकल रही होंगी, इमिट हो रही होंगी, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। तो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रही है उसका नाम ई है। और इन सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस को अगर हम उनकी परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर ही होगी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने बता दी है दो नज़रियों से। एक तो बेसिक, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द चार्ज ऑफ रेशियो विद परमिटिविटी। अच्छा, हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ permittivity of free space and relative permittivity, that means epsilon equal to epsilon r into epsilon naught। इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है परमिटिविटी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 8.85 इन रेज़ टू पावर -12 न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा जी, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस प्रोजेक्टेड इन अ plane perpendicular to the field. Gauss's law is a general law applying to any closed surface. Gauss's law जो होता है वो किसी भी सरफेस पे अप्लाई हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि वो शक्ल जो है उसका बेजरी स्फीयर होना ज़रूरी नहीं है, मुरब्बा यानी स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है, सर्किल यानी कि दायरा होना ज़रूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट and providing the surface that given to you. It either be a sphere, either be a rectangle, either be a circle or unweird surface. So वो किसी भी सरफेस के ऊपर गॉसेस लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है। मल्टीप्लाई बाय द सरफेस प्रोजेक्टेड एज अ लाइन ऑफ रेक्टेंगल। गॉसेस लॉ जनरली अप्लाइंग टू द एनी क्लोज सरफेस। कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए। अच्छा, इनफाइनाइट सब्सटेंसेस के ऊपर गॉसेस लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता फिलहाल हमारी बेसिक स्टडी के मुताबिक, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एडवांस नेचर में नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को आप एडवांस नेचर में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो फिर उसके मुताबिक ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल सिंस इट परमिट्स द असेसमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज बाय मैपिंग द फील्ड ऑन अ सरफेस आउटसाइड। तो उससे जो सरफेस से निकल रही होती है लाइंस ऑफ चार्जेस से फील्ड, उसके स्टडी ऑफ फिनोमेना को गॉसेस लॉ कहा जाता है। चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है उस पूरे सरफेस के अंदर उसके। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि चार्ज तो एक जगह रखा हुआ है, लेकिन आप और हम ये जानते हैं कि चार्ज कभी भी सरफेस के लिए एक नहीं होगा। स्टडी के लिए हम एक चार्ज ले सकते हैं, लेकिन किसी भी सरफेस के अंदर एक चार्ज नहीं हो सकता। यूनिट पॉजिटिव यूनिट नेगेटिव चार्ज, दे आर द थाउजेंड एंड सेवरल ऑफ चार्जेस, जो कि थाउजेंड और सेवरल चार्जेस अपनी इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइंस ऑफ फोर्सेस को फ्लो करती हैं। ठीक है, सो the amount of enclosed charge by mapping the field on a surface outside the charge distribution। तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में सरफेस से आपकी फील्ड्स इमिट हो रही होती हैं एंड ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के नतीजे में फील्ड आपकी आगे फ्लो कर रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं। तो हम इसकी स्टडी की बात कर रहे हैं आपसे। तो ज़रा हम एक कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हैं, मोबाइल चार्ज पे लगाऊंगा। ओके, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे। फॉर ज्योमेट्रीज ऑफ सरफेस में सफिशेंट सिमेट्री, ज्योमेट्री अगर सफिशेंट सिमेट्री की आप बात करें तो ज्योमेट्री के मुताबिक हम इस चीज़ को बहुत आसानी से और ज़बरदस्त तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जो कि ट्रायंगुलर होते हैं, कुछ सरफेसेस ट्रापेजॉइडल होते हैं, स्फीयर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, सर्कल होते हैं। तो इन सबके सिमेट्रिकल एस्पेक्ट के मुताबिक इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। तो ये उसकी बात होती है। इट सिंप्लीफाइज
द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन चीज़ों के बुनियाद पर हम सिंप्लीफाइड कर पाते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को. Another way of visualization is to consider a probe of area A. अब इसमें से probe of area A में से एक निकल रही होती है रीजन. अगर आप यहाँ देखें तो एक पर्टिकुलर एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रही होती है, लाइंस ऑफ फोर्स इमिट हो रही होती हैं, विच कैन मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया. अच्छा, ये याद रखें हमेशा कि एरिया में से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, वो हमेशा उसके 90 डिग्री निकलेंगे. तो अगर आप देखें तो सरफेस ये है, लाइंस ऑफ फोर्सेस ये है, तो इनके दरमियान जो जाविया बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा, वो 90 डिग्री का होगा. परपेंडिकुलर सरफेस से हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है. तो उसके नतीजे में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस एरिया के साथ अपना एंगल बनाती हैं तो वो 90 डिग्री होती है. इफ it picks any closed surface and steps over that surface, measuring the perpendicular field times its area, it will obtain a measure of the net electric charge within the surface, no matter how the internal charge is configured. तो चार्ज चाहे कितना कॉन्फ़िगर हो, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एरिया के मुताबिक इस तरह निकलता है. अच्छा, गॉसेस लॉ यहाँ तक हमारा फुलफिल हो जाता है. तो इसके हवाले से अगर कोई सवाल हो आपका तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है. तो किसी भी चीज़ को इस तरह मत जाने दें कि आपको वो चीज़ रेलेवेंट नहीं लग रही, आपको समझ नहीं आ रही, तो उसको ऐसे मत छोड़ें, उसको ज़रूर पूछें. नाउ कम्स टू दैट गॉसेस लॉ इंटीग्रल फॉर्म. तो इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी होती है. तो अगर हम और से देखें तो हमने फ्लक्स से दो फार्मूले पढ़े, पाई इक्वल टू एरिया इंटू टी, और एक फार्मूला पढ़ा हमने जो कि गॉसेस लॉ ने हमें बताया है, वो पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर if we equate two equations of fluxes, that is the general equation formula of electric flux and Gauss's law formula, then we combine these two things with each other, electric field intensity एंड डिफरेंशियल ऑफ ए. अच्छा, डेल्टा ए को डी ए भी लिख सकते हैं, तो वो बन जाएगा डेल्टा ए. अच्छा, डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है और डी का मतलब भी डिफरेंशियल ऑफ ए, यानी डिफरेंशिएशन या चेंज, बढ़ना या कम होना एरिया में, वो भी डेल्टा डी या डी ए के बराबर होता है. डेल्टा ए या डी ए एक ही चीज़ होती है, क्योंकि हम इसको इंटीग्रल या डिफरेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये डिफरेंशियल एरिया बन जाता है डेल्टा एरिया के मुकाबले, ठीक है. तो ये बेसिक टर्म्स मेजॉरिटी आप लोगों ने देखी होगी. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, वो इंटीग्रल फॉर्म में लिखी जाती है और इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस में नज़र आ रहे होंगे क्योंकि अभी पढ़े हमने ये. इन दोनों फाई को इक्वेट किया, इंटीग्रल फॉर्म में ई डेल्टा ए को लिख दिया और ओवर एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख दिया. तो इस तरीके से हमें ये चीज़ नज़र आ जाती है. अब यहाँ तक की चीज़ होने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एक ये जो सरफेस है ये अनवेयर्ड सरफेस है, और इस अनवेयर्ड सरफेस में से अगर आप इनके पैचेस को निकालना शुरू करें, छोटे छोटे टुकड़े हिस्से, ठीक है, तो ये बहुत सारे और इनफाइनाइट भी बन सकते हैं. बाज़ औक़ात मर्ज में भी बनेंगे, बाज़ औक़ात शेयरिंग पेयरिंग में भी बन रहे होंगे. तो ये इनफाइनाइट फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं. तो हम बजाय इसके कि इनफाइनाइट या बहुत सारे पैचेस को देखें, उनमें से एक पैच को ले लेते हैं और उनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिफरेंशियल एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे. ये चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस की है. तो इस तरह के बहुत सारे पैचेस का एडिशन मिला के इस पूरे अनवेयर्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स इनक्लोज निकाला जा सकता है. तो गॉसेस ने यही कहा था कि आप जब एक बड़ा सरफेस लेते हैं जो कि अनवेयर्ड हो, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैचेस बने हुए हों, तो इन पैचेस का अगर आप एडिशन करें टोटल फ्लक्स छोटे, अब जैसे मैं अगर फ्लक्स निकालना चाहता हूँ पूरे सरफेस का, तो मैं जानता हूँ मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं सबसे आसान क्या करूँगा, छोटे छोटे पैचेस को, एक बहुत बड़ी फिगर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लूँगा, इन पैच का अलग अलग इंडिविजुअल फ्लक्स निकालूंगा और आखिर में इन सारे फ्लक्स को ऐड करूँगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरे अनवेयर्ड सरफेस का फ्लक्स. कि इस पूरे अनवेयर्ड सरफेस में कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो मुझे मिल जाएगा. तो ये जो
फिनोमेना था ये प्रोवाइड किया हमें गॉसेस ने, तो गॉसेस का ये फॉर्मूला था। अच्छा, इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई कि अच्छा ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये गॉसेस ने नहीं बनाई थी, गॉसेस ने सिर्फ फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट बनाया था। लेकिन एक और साइंटिस्ट बीच में आए, उन्होंने इन दोनों को इक्वेट करके मिलाकर अपनी एक इक्वेशन बना दी जो कि कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो उसके मुताबिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की ये इक्वेशन होती है और इसे कहते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन मैक्सवेल की ये पहली है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फिनोमेना के ऊपर बहुत काम किया, बाकायदा किताबें लिखी गई हैं, और ये एक डेरिवेशन सिर्फ ड्राइव करने में कम से कम 4 से 5 पेज रिक्वायर्ड है हम। तो मैक्सवेल ने उस दौर की सदी में बहुत काम किया, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने थ्योरेटिकल मॉडल्स बहुत बनाए, थ्योरी में इतना काम किया कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैक्सवेल ने जब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाली थी तो उसके मेरे ख्याल में 100-150 साल बाद जाके जब कैलकुलेट की गई तो जो थ्योरेटिकल मॉडल से उसने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, दोनों की स्पीड सेम होती है, जब निकाली गई तो वो एग्जैक्ट पॉइंट वाइज बिल्कुल सेम थी। तो मैक्सवेल का जो थियोरेटिकल मॉडल और वर्किंग है वो बहुत बेहतरीन और एक्यूरेट लेवल का था, और उसकी कैलकुलेशन उसकी इक्वेशन, मैं सिर्फ इसी से आपको बताऊं कि मैक्सवेल की सिर्फ टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट फील्ड्स मिलाकर जो टोटल इक्वेशन बनती है वो 34 इक्वेशन है, और इनमें से हर इक्वेशन 4 से 5 पेज लेती है राइटिंग वे में निकालने की। तो सोचिए मैक्सवेल का पूरा काम, ये तो हम बैचलर के एंड पे बात कर रहे हैं कि सिर्फ 14 इक्वेशन बैचलर में पढ़ाई जाती है बैचलर में, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई थी तो लास्ट टाइम तक 12 इक्वेशन या 11 इक्वेशन पढ़ाई थी मैक्सवेल। लास्ट जब मैंने नॉर्मल सेमेस्टर में पढ़ाया था फॉल में, तो वो 11 इक्वेशन भी हजम नहीं हो पा रही, और इवन हमने वो ड्राइव नहीं करी थी, वो हमने स्टूडेंट्स को जस्ट फॉर्मूले लिख के बताया था। ड्राइव उसमें से 2-3 की थी हमने, फिर वन बाय वन ड्राइव होती जाती है तो आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये देखेंगे ड्राइव कितने सिंपल तरीके से हुई है, लेकिन इसमें फिर डाइवर्जेंस थ्योरम लगता है, फिर इसमें कर्ल लगता है, इसमें ग्रेडियंट लगता है। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं होती जाती हैं होती जाती हैं, और फिर इस हिसाब से चीज़ें आपके सामने आती जाती हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो उससे इश्क और मोहब्बत करता है ना, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से, उसके लिए वो चीज़ हज़म हो जाती है सारी से, और मुझे समझ भी आती है। लेकिन इसके लिए बस वक्त बड़ा दरकार है कि आप टाइम लगाएं और समझें। ये बुक जो है विलियम हाइट की बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें, तो विलियम हाइट की बुक में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इशू सारा ये है कि पढ़ना पड़ेगा, बगैर पढ़े बगैर जस्तजू के इल्म हासिल होता नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं आगे कि गॉसेस लॉ के फॉर्मूले से जो इंटीग्रल फॉर्म बनाई है वो किसने बनाई। क्योंकि गॉसेस लॉ ने तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके अपना स्टेटमेंट ख़त्म, फॉर्मूला ख़त्म, काम ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके काम को आगे लेके मैक्सवेल चले थे। तो हम इसकी कंटिन्यूशन शुरू करते हैं आगे वर्डिंग में। द एरिया इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द net charge enclosed in the surface divided by the permittivity of space. Gauss's law is a form of one of Maxwell's equation. तो गॉसेस लॉ मैक्सवेल की बहुत सारी इक्वेशन में से एक छोटा सा फॉर्म है उसकी, हालांकि फॉर्मूला भी नहीं कहा उसने, एक फॉर्म यानी एक छोटा सा हिस्सा है। तो जो आप गॉसेस लॉ देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैक्सवेल की बहुत सारी इक्वेशन में से एक इक्वेशन का छोटा सा हिस्सा है। तो फॉर्म मैक्सवेल की इक्वेशन में से द फोर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर जो मैक्सवेल ने बहुत सारा काम किया, उनमें से 4 फंडामेंटल इक्वेशन हैं। उनमें से पहली आपने अभी देखी है जो कि ये वाली है, ये वाली। सो कंटिन्यू करते हैं हम इसमें आगे। Gauss's law permits the evaluation of the electric field in many practical situations by forming symmetric Gaussian surfaces। अच्छा, बहुत सारे Gaussian surface होते हैं। अच्छा, तो Gaussian का काम क्या था, मतलब गॉस ने दिया क्या हमें। असल में गॉसेस ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ दी एप्लीकेशन और एरियाज में काम किया, क्योंकि एक गॉशियन नॉइज़ भी होता है। तो अगर आप टेलीकॉम या कॉम से पढ़ रहे हो
तो उसमें आपको एक चीज़ पढ़ाई जाएगी जिसका नाम है जी गॉसियन नॉइज। तो गॉस ने काम किया था और अपने टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो नॉइज़ होता है उसे कहते हैं गॉसियन नॉइज़। गॉसियन नॉइज़, वाइट नॉइज़, इस तरह बहुत सारे नॉइज़ हैं, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे आपने वो पड़े होते हैं, रिसीवर, ट्रांसीवर, ट्रांसमीटर, ए एम मॉड्यूलेशन, पी एम मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस तरह की बहुत सारी मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स हैं जो कि पढ़ाई जाती है, बाइनरी मॉड्यूलेशन और इस तरह की बहुत सारी। तो उनकी टेक्निक्स के अंदर उनके नॉइस को कैलकुलेट करना, और नॉइस को क्योंकि जब कैलकुलेट कर लेंगे तो देन आप फिल्टर उस हिसाब से उसमें लगाएंगे एंड देन वो एलिमिनेट होगा। तो उसकी जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, उसकी एलिमिनेशन, उसका पूरा एरिया निकालना, इक्वेशन निकालना, मॉडल बनाना, वो सारा का सारा काम गॉस ने किया। तो आपको लग रहा होगा कि गॉस में कुछ छोटा काम है, लेकिन गॉस ने वैरायटी ऑफ द एरिया के अंदर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर काम किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस ने बहुत ज़्यादा काम किया, मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा काम किया। तो इनकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, इसमें हर एक साइंटिस्ट ने वैरायटी में काम किया। तो फॉर्मिंग अ सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस सराउंडिंग, तो गॉसियन सरफेसेस होते थे। गॉसियन सरफेस से मुराद ये है कि जो नॉइज़ है उसका शेप क्या है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसके हिसाब से मॉडलिंग करना, उसके ऊपर फिल्टर लगाना। क्योंकि जब तक आपको नॉइज़ का सही मायनों में इदराक नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फुलफिल करें। इसीलिए गॉस ने गॉसियन सरफेस के मुताबिक चीज़ें की थी। सराउंडिंग अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवेलुएटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एवेलुएट करने के लिए गॉस ने यही काम किया था कि एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया और देन वो मैक्सवेल की इक्वेशन का हिस्सा बना थ्रू दैट सरफेस। तो देन इस तरह गॉसेस लॉ का कंट्रीब्यूशन हमारे सामने आता है। अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसका भी इंटीग्रल फॉर्म है। सिंपल वे में अगर हम देखें तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फॉर्म बनता है, तो पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसका इंटीग्रल फॉर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज यूजफुल इन एसोसिएशन विद गॉसेस लॉ, तो असल में ये एसोसिएट करता है गॉसेस लॉ के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है। बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कहते हैं और इसको मेजर हम वेबर में करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a planar area is defined as the electric field times the component of the area perpendicular to the field. If the area is not planar, यानी वो plane ना हो, क्योंकि plane surface का area इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बहुत आसान है, यानी उसका फ्लक्स निकालना भी बहुत आसान है। हम ये जानते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें कॉस थीटा लगता है, ठीक है, और कॉस थीटा जो होता है वो वैलिड होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री के ऊपर, 1 और -1 के हिसाब से। तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से हम कॉस थीटा लाते हैं और उसी के हिसाब से हम फिर पाई निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल सरफेस है। लेकिन सरफेस अगर अनवेयर्ड हो, जो किसी शेप में ना आता हो, ना वो रेक्टेंगल हो, ना वो ट्रायंगल हो, ना वो स्क्वायर हो, ना वो स्फेयर हो, तो इस किस्म के एरिया का फ्लक्स निकालना हमारे लिए दुश्वार गुजार होगा। तो इसीलिए हम उसे पैचेस में डिवाइड करके उसका फ्लक्स निकालते हैं, क्योंकि पैच में डिवाइड करेंगे तो आप उसका रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, उसे आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ कि छोटे छोटे टुकड़े हिस्सों के अंदर उसे डिवाइड करके हम उन छोटे छोटे हिस्सों का फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और आखिर में इन सारे फ्लक्स को ऐड करके हम टोटल फ्लक्स मालूम कर लेते हैं। तो ये मकसद और ये तरीका होता है हमारा कि हम किस तरीके से फ्लक्स को हासिल करते हैं, बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेनर, it is defined by the electric flux times of electric flux, the component of the area perpendicular to the field of the area is not planar। अगर वो planar ना हो तो फिर इसका रीज़न मैंने बता दिया। तो फिर क्या करते हैं हम, उस अनवेयर्ड सरफेस जिसमें कोई शेप नहीं है तो उसको छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड करते हैं और फिर उन सारे अलग अलग पैचेस का टोटल एरिया निकालते हैं, उन्हें टोटल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस, चाहे वो
अनबेयर्ड हो उसका फ्लक्स मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अच्छा, मैं इसकी टोटल डेरिवेशन के ऊपर तो नहीं आया हूँ क्योंकि वो इंटर का पार्ट है, सेकेंड ईयर पढ़ा है आप लोगों ने, इसलिए मैं सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर 12 में है इसकी डिटेल, तो मैं इसलिए उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपने सब लोग तकरीबन वैसे ही चैम्पियन है, बहुत कुछ जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, तो मैं कहाँ आपको ये बेसिक चीज़ें बताता करूँगा, तो अजीब लगेगा ना, तो इसलिए मैं जस्ट उसे इन डेप्थ लेके नहीं जा रहा हूँ, सरफेस के लेवल पे बता रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन वगैरह सब ये इंटर का मैट्रिक का पार्ट है। ओके, so if the area is not planar, then the evaluation of the flux generally requires an area integral, since the angle will be continually changing। तो जो उसका एंगल है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है और इस हिसाब से हमें चीज़ें इसकी नज़र आ रही होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक तरीका है कि अगर सरफेस प्लेन हो और अनबेयर्ड हो तो आप किस तरीके से उसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। और टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है कि इन सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल फ्लक्स जो आपने मालूम किए हैं अनबेयर्ड सरफेस के ऊपर, आप उनका टोटल निकालें और टोटल फ्लक्स आपको सरफेस का मिल जाएगा। When the area is used in a vector operation like this, it is understood that the magnitude of the vector is equal to the area and the direction of the vector is perpendicular to the area। तो डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है एरिया के ऊपर, तो उस तरीके से आपको ये चीज़ हासिल हो जाती है और मिल जाती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिटेल पढ़ने के बाद अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो टोटल बनती हैं 4, यहाँ पे 3 बताई गई है बल्कि ज़्यादा ही है शायद, ये भी आपने इंटर में पढ़ी है, तो मैं जस्ट समराइज करके आगे चलूँगा, ये सब लोग ये चीज़ें जानते हैं। Gauss's law is a powerful powerful tool for the calculation of electric fields when they originate from charge distribution of, of sufficient symmetry to apply it। अब अगर ये देखें आप, ये पॉइंट चार्ज, तो गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन क्या होती है कि अगर पॉइंट एक रखा हुआ हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है। तो जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था वो भी एक एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की है। अब उसने बताया कि एक स्फीयर रखा हुआ हो, तो हमने दूसरी एप्लीकेशन पढ़ी थी गॉसेस लॉ की शुरू के लेक्चर में। तो एक स्फीयर अगर रखा हो जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, ठीक है, ये चार्ज भी पॉजिटिव हो सकता है, ये चार्ज भी नेगेटिव हो सकता है, तो इस तरीके से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे अगर यूनिट पॉजिटिव या यूनिट नेगेटिव चार्ज रखा हुआ हो तो उसके रीजन या उसके इर्द गिर्द जो लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लो कर रही होती हैं, फ्लोट हो रही होती हैं, वो आपको यहाँ दिखाई जा रही है। और अगर वो एक स्फीयर हो तो उसके इर्द गिर्द भी लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हो रही होती हैं जो कि आपके सामने नजर आ रही हैं। स्फीयर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब यकसानियत की बुनियाद पर चार्ज डेंसिटी फ्लो हो रही है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्म होगा तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस भी यूनिफॉर्म होगी, मतलब तब्दील ना हो, कम चार्ज ना हो, ज़्यादा चार्ज ना हो, यकसा चार्ज हो, तो उसके नतीजे में निकलने वाली जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो भी यूनिफॉर्म होगी, यकसा होगी, एक जैसी होगी। अब लाइंस ऑफ चार्ज की हम बात करें अगर, तो एक चार्ज अगर एक लाइन पे रखा हुआ है या फिर एक लाइन एक चार्ज की है तो उसके इर्द गिर्द जो लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही होंगी वो आपकी लाइन ऑफ चार्ज के अंदर इस तरह होती है, यानी एक लाइन के ऊपर बहुत सारे चार्जेस रखे हो। तो इस फिनोमेना की स्टडी भी गॉसेस लॉ के जरिए कहलाती है और ये आपकी फोर्थ एप्लीकेशन है। कंडक्टिंग सिलेंडर। तो अगर एक सिलेंडर रखा हुआ है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर रहा है तो उसके इर्द गिर्द भी लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही होगी, फ्लोट कर रही होगी के इर्द गिर्द, जबकि अंदर से वो कंडक्टर का करंट गुजरेगा, चार्ज गुजरेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फिनोमेना को बताएंगे। तो इस पूरे फिनोमेना की सिनेरियो की स्टडी भी कॉजेज होगी। फिफ्थ एप्लीकेशन, सिक्स्थ एप्लीकेशन पे हम आते हैं, सिलेंडर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। एक सिलेंडर अगर रखा हुआ हो और उसकी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तो इसके नतीजे में होता यह है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के इर्द गिर्द जो आपने मतलब वही चीज़ है लेकिन आपके चार्जेस अब यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसे हैं, कम ज़्यादा, छोटे बड़े,
वो सब नेचर नहीं है उनकी, तो उनके इर्द गिर्द जो चार्जेस पैदा होंगे, फ्लो होंगे, वो इस तरीके से आपको नजर आएंगे। तो उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। डेंसिटी का मतलब ये है कि उनकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस का फिनोमेना जो आप एक साथ देख रहे होंगे, वो तब्दीली या वो यकसानियत जो एक साथ होगी, उस चीज़ को उसकी डेंसिटी कहा जाता है। ये छठी एप्लीकेशन है आपकी गॉसेस लॉ। अब आते हैं हम सेवन्थ एप्लीकेशन के ऊपर। शीट ऑफ चार्ज की हम अगर बात करें, मिसाल के तौर पे एक शीट है जो कि पूरी चार्ज हुई हुई है, सही है। पूरे इसके अंदर पॉजिटिव 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 चार्ज रखे हुए हैं या नेगेटिव 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 चार्ज रखे हुए हैं। तो इसके अंदर से अगर एक सिलेंडर गुजर रहा है चार्ज शीट, तो फिर सिलेंडर का फिनोमेना चार्ज शीट के साथ क्या होगा, ये सेवन्थ एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। एट्थ एप्लीकेशन के अंदर एक सिलेंडर जो आप चार्ज शीट से गुजार रहे हैं, चार्ज ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज शीट अगर रखी हुई, तो फिर उसकी स्टडी, उसका फिनोमेना क्या है, ये भी गॉसेस लॉ की आठवीं एप्लीकेशन। नाइन्थ एप्लीकेशन क्या है जी, कि चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, आपने दो प्लेट्स रखी, उसके अंदर ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और ये सारे नीचे वाले नेगेटिव चार्ज हैं। तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लो होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती हैं। तो आप अगर डायरेक्शन देखें तो ऊपर से नीचे की जानिब है, जिसको हम ये कहेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन है ये ऊपर से नीचे की जानिब है। और फिर इससे हमें अट्रैक्शन और कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट मिलता है गॉसेस लॉ की इस नाइन्थ एप्लीकेशन से। और इस नाइन्थ एप्लीकेशन के अंदर हमें गॉसेस लॉ के फिनोमेना मिलते हैं। इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैक्स, अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाए, तो सफिशिएंट सिमेट्री ऑफ द एप्लीकेशन गॉसेस लॉ, देन फील्ड मस्ट बी फाउंड समिंग द पॉइंट चार्ज फील्ड ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट। तो ये फिनोमेना फिर देन इस तरीके से आगे चलता है। अच्छा, ये जो नौ डायग्राम है, नौ एप्लीकेशन, इनकी अपनी अपनी डेरिवेशंस, इनके अपने फॉर्मूले, फिर इनका कंक्लूजन, और इन नौ की नौ एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ के अंदर, जो कि हमें 5 पढ़ाई जाती हैं इंटर में, 9 नहीं पढ़ाई जाती, कि हमें इन सब के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग डेरिवेशन, अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, डायग्राम, और साथ ही साथ इनकी अपनी हर एक सिनेरियो की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। तो इस हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो गॉसेस लॉ का ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से एप्लीकेबल होता है। उनके हमने स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया, उसके हमने फॉर्मूले, डेरिवेशन, एप्लीकेशंस, और वो किन किन जगहों पर किस तरह एप्लीकेबल है वो चीज़ निकाली जाती है। लेकिन गॉसेस लॉ का जो बेसिक, गॉसेस लॉ का जो पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि ये पता लगाया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक अलग अलग फिनोमेना पे किस तरीके से पाई जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और सिनेरियोज किस तरह डेवलप होते हैं। तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में कर चुके हैं, तो इसीलिए हम इसको यहाँ डेप्थ में डिस्कस नहीं करते। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि आप प्राइमरी क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था बेसिक सिनेरियो आपका गॉसेस लॉ के हवाले से। तो गॉसेस लॉ को हम इसी तरीके से आगे लेके चलते हैं। तो गॉसेस लॉ बहुत सारे सिनेरियोज में डिफरेंट भी होता है। तो गॉसेस लॉ, अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें कि मैग्नेटिज्म में गॉसेस लॉ क्या होता है, तो फिर इसके सिनेरियो को भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जिस तरीके से गॉसेस लॉ ने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काम किया है, इसी तरीके से गॉसेस ने मैग्नेटिज्म में भी काम किया है। और गॉसेस की ये 4 इक्वेशन होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और उनकी अपनी डिटेल डेरिवेशन है। इसी तरीके से गॉसेस की मैग्नेटिज्म में भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, वो भी 4 ही हैं, और फिर उनकी उसमें डेरिवेशन और सिंप्लीफिकेशन है। तो ये चार चार जब आप पढ़ लेते हैं तो 8 हो जाती हैं। और फिर इनकी 3 ड्राइव्स फॉर्म होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी होती हैं जो कि रिलेशंस में इस्तेमाल होती हैं, 3, तो 8 3 11 हो जाती हैं। तो इस तरीके से कॉमन है जो कि 11 बताते हैं। और लेकिन वो आगे जाके फिर जब हम EMFT के अंदर पढ़ाते हैं 11 चैप्टर तक या 12 तक, तो वो 15 16 तक चली जाती है, जबकि पढ़ानी चाहिए तो 34 सिचुएशंस मैक्सवेल की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम भी नहीं होता और कर भी नहीं पाते, नालायक के बड़े। तो अगर हम बात करें गॉसेस लॉ, अगर हम बात करें गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की, तो गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के अंदर अगर आप गौर करें, तो मैग्नेटिज्म के अंदर भी गॉसेस लॉ काम करता है। तो गॉसेस लॉ है क्या असल में, कि जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर्टिकुलर एरिया में से गुजरते हैं,
तो गॉसेस ने कहा है कि उससे फ्लक्स निकलता है या उससे इनक्लोज फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। तो यही फिनोमेना मैग्नेटिज्म में भी बिल्कुल सेम है। क्या है वो कि जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक पर्टिकुलर एरिया में से गुजर रही होती हैं, उनकी स्टडी फ्लक्स के मुताबिक मैग्नेटिज्म के अंदर गॉसेस लॉ इस तरह एक्ट करता है। अच्छा, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इस तरह बी भी होती है, एक बी जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कहते हैं? ओ बी जी एच। तो इसलिए एक रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो ये फिनोमेना एक है जो कि मैक्सवेल की शायद नाइन्थ इक्वेशन। अच्छा जी, अब हम गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को, जो कि नेट मैग्नेटिज्म फ्लक्स कहलाता है, out of many closed surface is zero, this amounts to the statement about the sources of magnetic field for a magnetic dipole। अच्छा, एक डाइपोल का कॉन्सेप्ट भी होता है। डाइपोल क्या होते हैं? आपने वो पढ़ी होगी डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल बनता है चार्ज के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही होती है, उसका उसकी स्टडी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेज ऑफ फील्ड में करने के इस अमल को हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल का मतलब डाई मीन्स दो, पोल मतलब चार्ज ऑफ पोल्स। तो दो पोल्स ऑफ चार्जेस के नतीजे में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लो होती हैं या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो फ्लो होती हैं, उसके रीजन की स्टडी का नाम डाइपोल स्टडी होती है। तो डाइपोल का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और डाइपोल का कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म में भी है। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल भी होते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट जिस तरह आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी 9th क्लास में, तो ये बिल्कुल इस तरह रिजम्बलेंस है। एनी क्लोज सरफेस magnetic flux directed inward towards the south pole will equal to the flux towards from the north pole। तो ये बता रहे हैं कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही होती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल रीजन टू नॉर्थ पोल रीजन, तो उससे जो पोलैरिटी ऑफ द वेव बनती है वो मैग्नेटिक डायपोल के नतीजे में बन रही होती है। द नेट फ्लक्स विल ऑलवेज बी जीरो फॉर डायपोल सोर्सेज। तो इनका जो नेट होता है टोटल निकाला जाता है वो जीरो होता है। तो एक की फील्ड ऑफ लाइंस और दूसरे की फील्ड ऑफ लाइन का दोनों टोटल समीशन जीरो के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट इफेक्ट होता है। If there were a magnetic monopole surface, this would give a non-zero area integral. The divergence of the vector field is proportional to the point of source density. So the form of Gauss's law for magnetic fields is then the statement that these are no magnetic monopoles। अच्छा, इसको सिंपल वे में अगर हम बात करें तो आप इसको अगर देख रहे हैं इस तरीके से, कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में गॉसेस का हमने निकाला था इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर इंटीग्रल फॉर्म की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये बराबर होता है मैग्नेटिज्म में गॉसेस लॉ बी डॉट डिफरेंशियल एरिया। अगर हम इसका इंटीग्रल फॉर्म निकालें तो वो जीरो के बराबर अगर आ जाती है तो ये बराबर होगा गॉसेस लॉ। तो ये समीशन इफेक्ट बता रहे हैं कि नॉर्थ पोल से निकलने वाला इफेक्ट और साउथ पोल से निकलने वाला इफेक्ट का टोटल समीशन अगर हम निकालें तो वो जीरो के बराबर होगा। तो ये जो इफेक्ट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसीलिए इसका आंसर इक्वल टू जीरो के बराबर है। और ये मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अभी जो हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का था। मैंने सोचा मैग्नेटिज्म का कुछ जो एक दूसरे सिमिलर होंगे वो साथ साथ लेके चलूंगा। जिस तरह फ्लक्स पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में भी फ्लक्स होता है। तो ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म थी। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है कि अगर आप बी का डाइवर्जेंस निकालें, यानी डेल डॉट बी ले लें, तो इक्वल टू जीरो के बराबर अगर वो हो तो ये गॉसेस का लॉ कहलाएगा और इसे मैक्सवेल की इक्वेशन भी कहते हैं। ये मैक्सवेल की इंटीग्रल फॉर्म है, ये मैक्सवेल की पॉइंट फॉर्म है। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमने गॉसेस के नतीजे में
पढ़ा है। इसी तरह फैराडे का भी कॉन्सेप्ट एक उसके हवाले से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से, एम्पेयर का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है जो फैराडे ने बताया। इसके बाद एम्पेयर्स लॉ भी है। तो ये कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो होपफुली आप लोग जो सवाल हैं उसमें तो ज़रूर पूछें ताकि हम उन सवालों का जवाब दे सकें आपको। सो आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी अगला लेक्चर हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे होपफुली कुछ घंटों बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।